नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले के तहत दिए 71,000 नए नियुक्ति पत्र। कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना से 60 लाख रोजगार सृजित होने की है संभावना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। आम बजट की तैयारियों के तहत बजट पूर्व विचार विमर्श के सिलसिले में ये तीसरी बैठक थी। मध्य प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने भोपाल में किया जोरदार प्रदर्शन। किसान आंदोलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की सहमति के बिना नहीं ले जाएगी उनकी जमीन। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों को खाद की चिंता करने की नहीं है जरूरत। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद है उपलब्ध। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गांव में खाद कराएगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कर्टन रेजर समारोह में हुए शामिल। कहा, उत्तर प्रदेश में कृषि डेयरी के क्षेत्र में हैं असीम संभावनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित मंगलवार को ये नियुक्ति पत्र दिए और संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना से 60 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्थानीय को वैश्विक स्तर पर ले जाने जैसे अभियान रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ PLI स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही हैं और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के 80,000 से अधिक स्टार्टअप युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी दिया जा रहा है। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। देश में युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्यों में रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इन मेलों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार मेला जो दूसरी बार इस बार प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, ये सिर्फ इस बार तमिलनाडु में देख रहा हूँ कि बिहार, MP, राजस्थान, इन सब के क्षेत्र के भी लोग आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और अगले क्षण में जो है लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ साथ आए हुए हैं। आप देख ले, हमारा प्रधानमंत्री मिशन है, ये मिशन से हम जा रहे हैं। इसमें क्या है, हम नौकरी देना,
10 लाख का नौकरी के लिए हम लेके जा रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर का विज़न क्या है, हम हमारा यूथ जवान के लिए, नौजवान के लिए रोज़गार ज़रूर है। ये हमारा प्रधानमंत्री देश के लिए क्या गारंटी दिया, 10 लाख हम 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरी रोज़गार दे रहे। ये हम अमृतकाल में अभी हम एंट्री किया। हमारा प्राइम मिनिस्टर विज़न है 2047 में देश है विश्व गुरु बनना। कर्मयोगी योजना जो अभी नए आगंतुक हैं उनके लिए प्रारंभ की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत डेवलप होगा इन लोगों में? ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर है हमारा पास। ये मैन पावर स्किल्ड मैन पावर होना, ये कर्मयोगी का नाम से अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब पूरा डेडिकेशनली स्मार्ट एम्प्लॉय बनना, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय बनना। इसलिए हम ये कर्मयोगी लेके पूरा हमारा सरकार में काम करने वाला ये नया लोग जोड़ रहे हैं। ये हमारा विज़न है 2047 लेके जाने के लिए। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2023 के लिए आम बजट की तैयारियों के तहत बजट पूर्व विचार विमर्श के सिलसिले में ये तीसरी बैठक थी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे और समस्याओं पर चर्चा के लिए विधानसभा का 7 दिन का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के किसानों ने मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। यहां मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में भारतीय किसान संघ से जुड़े हजारों किसान जुटे थे। किसान आंदोलन की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमबीएम मैदान में पहुंचे और उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएं हैं उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों की जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं ली जाएगी। 3 महीने में हम किसान मंच करेंगे और इन सब समस्याओं पर, क्योंकि एक के बाद एक समस्याएं तो आती रहती है, समस्याएं दुनिया है तो आती रहेंगी एक साथ। ऐसा थोड़ी कि आज बात होगी तो कल कोई समस्या ही नहीं रहेगी। वो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आज आपने अनेकों समस्याएं मेरे सामने रखी है। पहली चीज मैं जोर देकर कह रहा हूं कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए यूनिवर्सल होगा। विकास के लिए जरूरत जमीन की पड़ती है, लेकिन वो जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी, किसान की सहमति से ही ली जाएगी, बिना सहमति के नहीं ली जाएगी। अतिवृष्टि, अफलन वायरस, आपने इसमें लिखा है फसलों का सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और फसल बीमा योजना दिया जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफॉल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति भी करेगी। सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। कृषि पंप अनुदान योजना
फिर से चालू करने की मांग की है। अगले बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाएगा। एक बात है, जिलों में होने वाली फसलों को जिलों में अधिसूचित किया जाए, कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना फिर से चालू कर दी जाएगी और बलराम तालाब के बारे में थोड़ा विचार करके फैसला लेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को खाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गांव में खाद उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 10 रैक खाद आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवंबर तक 36,63,000 मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुकी है। गत वर्ष इसी अवधि में नवंबर तक 29,13,000 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिफॉल्टर और ऋणी किसानों को नकद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही खाद का ट्रक पहुंचाया जाएगा। खाद वितरण के लिए POS मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र के दूरभाष 0755255823 पर शिकायत कर सकते हैं। तत्काल व्यवस्था की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को यूरिया एवं DAP पर सब्सिडी का लाभ देकर वे केंद्र सरकार स्वयं वहन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए कर्टन रेजर समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होगा। कार्यक्रम में 25 से ज्यादा नीतियों पर फोकस किया जाएगा, जिसमें FDI को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों को भी इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर विकसित करना है। राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न, दूध तथा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के पास MSME क्षेत्र का सबसे बड़ा बेस है। वर्तमान में राज्य में लगभग 90 लाख MSME यूनिट हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। MSME क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए परंपरागत एवं विशिष्ट उत्पाद चिन्हित कर एक जनपद एक उत्पाद योजना लागू की है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि प्रदेश में निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में निर्यात उत्तर प्रदेश का दुगना हुआ है। हमारा प्रदेश विश्व प्रसिद्ध भदोई कालीन क्लस्टर, वाराणसी सिल्क क्लस्टर सहित भारत के प्रमुख टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा फैब्रिक उत्पादक है। फैब्रिक उत्पादन, कताई, बुनाई, परिधान डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग के कई अवसर प्रदान करता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव न कराए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त और मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 11 में समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। धारा 57 में सरकार को ये अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में बढ़ा हुआ कार्यकाल 3.5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रदेश में समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। चुनाव नहीं कराना किसान मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जनहित में मध्य प्रदेश की मंडी समितियों के चुनाव शीघ्र कराए जाने चाहिए।
और राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी फेयर एग्रो वर्ल्ड 2022 में तकरीबन 25 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन्हीं में से एक कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ संदीप कुमार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। इंडिया इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर में कई तरह की कंपनियों ने अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और इन उत्पादों को देखने के लिए देश भर से कई किसान आए। अभी हम एक ऐसे स्टॉल पे पहुंचे जहां पर ट्रैक्टर की प्रदर्शनी लगी हुई है और ट्रैक्टर में कई तरह के तकनीकी नवाचार यहाँ हैं और किसानों को आकर्षित करने के लिए इसमें बहुत सारी खासियत भी देखने को मिली है। अभी हमारे साथ संदीप कुमार मौजूद है जो इसको देखते हैं। संदीप जी, अगर बात करें इस टेक्नोलॉजी फेयर की, कितना सार्थक है किसानों के संदर्भ में? जहाँ तक इस मेले का सवाल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी मिल सकती है, चाहे वो खाद बीज हो या फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई हो या मशीनीकरण से जुड़ी हो। तो मशीनीकरण में आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमने तो लगाया हुआ है जिसमें अलग अलग तकनीक, अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए हुए हैं, जिससे जो सरकार का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करी जाए, उसमें हम कैसे योगदान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम किसानों को यहाँ पे बता रहे हैं। ट्रैक्टर में कौन कौन सी नई तकनीक बदलते वक्त के साथ आप ला रहे हैं ताकि किसानों को फायदा हो? बड़े ट्रैक्टर्स तो चाहिए किसानों को, उसमें कुछ तकनीक ऐसी चाहिए होती हैं कि वो पराली ना जलाएं। उसके लिए अगर मैं आपको बात बताऊं तो उधर हमारा एक स्मार्ट ट्रैक्टर खड़ा है, वो हमने स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि उसमें बेलर, रीपर, सुपर सीडर चल सकें। सुपर सीडर क्या करता है कि जो पराली का कचरा बचा हुआ है उसको वो किसान जलाए ना, बल्कि वो खेत में मिल जाए और अगली फसल में एज ए खाद यूज़ हो। तो इसलिए वो ट्रैक्टर हमने स्पेशल बनाया है। डायनाट्रैक आप ट्रैक्टर देख सकते हो। इससे क्या होता है कि किसान इस पे और स्मार्ट ट्रैक्टर पे बेलर चलाए और वो जो पराली है उसकी बेल बनाए और बेल बना के वो बेचे। सरकार ने जगह जगह प्लांट लगा रखे हैं, जगह जगह उस पराली का बेल का यूज होता है, तो उससे वो उसकी 2 रुपये की आमदनी बढ़ भी सकती है। अगर भविष्य की बात करें तो आजकल डीजल, पेट्रोल, अब उसके बाद नया इलेक्ट्रिक, सीएनजी, कई तरह के ट्रैक्टर्स बाजार में आ रहे हैं। तो किसानों के संदर्भ में बात करें तो भविष्य में किस तरह के ट्रैक्टर आप देखेंगे जो उनकी ऊर्जा खपत कम हो, खर्चा कम हो और कम खर्चे में, कम लागत में उनको बेहतरीन ट्रैक्टर मिल जाए? BS4 जैसे लागू हो गया है, ट्रैक्टरों की तकनीक रिफाइन हो गई है। 50 HP से ऊपर आने वाले कुछ महीनों में ही सरकार का आदेश है कि 50 HP से ऊपर जितने ट्रैक्टर हैं वो CRDI में आएंगे, तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली उससे कम हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने इको फ्रेंडली ट्रैक्टर की बात करें तो क्या क्या खास बात आजकल ट्रैक्टर में आप लगा रहे हैं ताकि इको फ्रेंडली ट्रैक्टर हो, पर्यावरण का प्रदूषण कम हो? सरकार ने जितने भी इम्प्लीमेंट है, जैसे बेलर है, सुपर सीडर है, आप वहाँ अपना ट्रांसप्लांटर देख रहे हैं, राइस ट्रांसप्लांटर, तो ये महंगे इम्प्लीमेंट है, लेकिन सरकार ने इनमें 50 से लेकर 80% तक सब्सिडी दी हुई है ताकि किसान उन चीज़ों को ना जलाए, उनको खाद के तौर पे यूज करे। केमिकल भी कम यूज होगा फसलों में, जो लोगों का स्वास्थ्य भी वर्धक होगा और उधर पोल्यूशन कम होगा। और जहाँ तक ट्रैक्टरों के धुएं वाली बात है, वो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें या उसमें देखें तो माइन्यूट है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। अगर बात करें ट्रैक्टर, कोई किसान यहाँ से ट्रैक्टर ले जाना चाहिए तो कितना इनिशिएटिव, मतलब फर्स्ट ऑफ जो टोकन मनी कितना देना पड़ेगा और क्या इसकी स्थिति रहती है? कम से कम मार्जिन मनी में भी उसको ट्रैक्टर मिल सकता है, क्योंकि आजकल KCC है और सारी तरह की सुविधाएं किसानों के पास है। और जहाँ तक हमारे कुछ ट्रैक्टर्स की बात बताऊँ मैं, तो जैसे ये इधर 7235 खड़ा है, वो लगभग मात्र 35,000 रुपये ट्रैक्टर आप दे के लेके जा सकते हैं। तो ये तो संदीप कुमार जो ट्रैक्टर से जुड़े अभियांत्रिकी के विशेषज्ञ हैं और इनका मानना कि बदलते दौर में ट्रैक्टर में न केवल तकनीकी नवाचार किया जा रहा है बल्कि पराली और प्रदूषण रोकने के साथ साथ कई तरह के इनोवेटिव आइडियाज लगाकर ट्रैक्टर को आधुनिक भी बनाया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप कुमार के साथ से मैं पूसा, नई दिल्ली से ओपी यादव, DD न्यूज के लिए। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को राजकोट और अलीगढ़ मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि मुजफ्फरनगर मंडी में मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 नवंबर को मूंग का भाव था 6,775 रुपए। 22 नवंबर को उसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,825 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 21 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,750 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 449 रुपए टूटकर 6,301 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 21 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,550 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 6,560 रुपए हो गया।
जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में दोनों दिन यानी 21 और 22 नवंबर को मूंग का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 7,760 रुपए पर हुआ। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 6,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 18,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 21 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,650 रुपए। 22 नवंबर को उसके भाव में 15 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,665 रुपए पर। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। 21 नवंबर को यहाँ इसका भाव रहा 5,855 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 25 रुपए टूटकर 5,830 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 22 नवंबर को मूंगफली का कारोबार 5,900 रुपए पर हुआ। उत्तर प्रदेश की बेवर मंडी में मंगलवार को मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपए, जबकि तमिलनाडु की सेवूर मंडी में 21 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 7,400 रुपए, जो कि 22 नवंबर को 200 रुपए टूटकर 7,200 रुपए हो गया। बता दें कि बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर तक रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 35,000 हेक्टेयर घटा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 1,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 1,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5% बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,95,108 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,94,994 टन रहा था। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। मध्य गुजरात के किसान सुबह के समय कपास की चुनाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ इस समय कपास में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहे। मध्य गुजरात में ही केले के पौधों में निराई करें। यही ये समय गेहूं, काबुली चना और सरसों की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान इनकी बुआई कर लें। यही इस समय लूसर्न या रिचका फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य गुजरात में ही ये मौसम आलू की रोपाई के लिए अच्छा है। किसान खेतों की गहरी जुताई और बीजोपचार के बाद आलू की रोपाई कर लें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय धान की कटाई जारी रखें। धान को अच्छी तरह से सुखाने के बाद उनकी गहाई और भंडारण करें। यहीं अरहर, सेम और काबुली चने में खाली जगहों को भरने का काम करें। दक्षिणी गुजरात में टमाटर, मिर्च और बैंगन में इस समय रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। यहीं शकरकंद की रोपाई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा यहाँ भिंडी, परवल और कुंदरू की तोड़ाई कर लें। उत्तरी गुजरात में कपास की चुनाई जारी रखें। यहीं सरसों में खाली जगहों को भरने और विरलीकरण करें। यही इस समय कम या ज्यादा अवधि वाली आलू की किस्मों की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं, काबुली चना, सौंफ और जीरा की बुआई करते रहें। उत्तरी गुजरात में ही तैयार शरीफा की तोड़ाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में भी गेहूं, मटर, काबुली चना, जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज, मेथी और ज्वार की बुआई करते रहें। यही इस समय मूंगफली की खुदाई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन का अब दूसरा वीडियो जारी हुआ है। ये वीडियो साफ तौर पर उनके ठीक से भोजन न मिलने वाले दावे को नकार रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन अपने सेल में अच्छे तरीके के खाना खाते दिखाई दे रहे हैं।
भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाए जाने पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया गया है और उन्हें जेल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आप पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों में सत्ता पर काबिज होने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया है। दिल्ली के पालम राजनगर पार्ट 2 इलाके में दिन दहाड़े वाली घटना हुई है, जिससे एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। नशे के आदी बेटे ने अपनी मां, पिता, दादी और बहन की हत्या कर दी है। भारत ने फार्मा क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। भारत के फार्मा उत्पादों का निर्यात अप्रैल से अक्टूबर 2022 में 2013 की समान अवधि की तुलना में 138% बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद सीवी आनंद ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अन्य नेताओं से मुलाकात की। भारत और मध्य एशियाई राष्ट्रों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य एशियाई राष्ट्रों के युवा प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य एशियाई राष्ट्रों के युवा प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।